नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कम्युनिकेशन स्किल्स की एक और क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने कभी सोचा ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं कहते हैं, कम्युनिकेशन थेरेपीज क्यों नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन की वो स्किल्स जो आपको इन कम्युनिकेशन की रोजाना की आदतों में सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखती है, देती है। कम्युनिकेशन को हमने थोड़ा बहुत अभी तक जान लिया है। कम्युनिकेशन मतलब बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझाना, और सही मायनों में समझाने का सबसे बेहतरीन स्किल अगर कुछ होता है तो वो कम्युनिकेशन स्किल होता है। अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको लिख के मैसेज समझा सकता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलकर समझाता रहा हूँ, या और भी तरीके से हम आप तक कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, चैट्स हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इन सब का अंतिम उद्देश्य होता है अपना संदेश, चाहे वो आपको कोई पाठ्यक्रम हो या कोई अन्य संदेश हो, वो आप तक पहुंचाना और अपने उन साथियों तक पहुंचाना जिनको इसकी शायद आवश्यकता है, शायद नहीं भी है, लेकिन हमारी तरफ से हम अपने सपने बेहतरीन तरीके से वो कम्युनिकेशन, वो संदेश आप तक उस तरह से पहुंचा सके जो आप आराम से समझ जाएं, हमारी भाषा में कहें तो आराम से डिकोड कर सकें, और इस डिकोडिंग के बाद उसे समझ सके, और यदि और बेहतर हो सके तो उस कम्युनिकेशन, उस संदेश से, उस हमारे मैसेज से आप कन्विंस हो सकें, उससे सहमत हो सकें। यदि आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं तो आप आराम से उसे समझ पाएं, उससे सहमत हो जाएं। अगर मैं आपको कुछ कन्विंस करना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको कोई सामान बेचना चाह रहा हूं, कोई प्रोडक्ट में सेल करने के लिए आया हूं, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक्सेप्टेंस दें, उसका पेमेंट अगर कर दें तो मेरा कम्युनिकेशन सफल हो जाता है। तो ये क्लास सिर्फ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के छात्रों, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए क्लास है जो अपने कम्युनिकेशन को औरों से बेहतर बनाना चाहते हैं। अब कम्युनिकेशन बेहतर बनाने क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला, हम अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त, बहुत अच्छे शब्दों में रखें, उसके लिए सबसे बेहतरीन शब्दावली का चयन कर सकें। वो शब्द, वो शब्दावली, वो इबारत, वो वर्ड्स जो हमारे मैसेज को बेस्ट कन्वे कर सकें। अगर एक लाइन के मैसेज को मैं 2 पैरे या 1 पेज में समेट दूं तो शायद वो बोझिल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, आप लोग संभवतः उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप शायद उससे बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर 1 या 2 सेंटेंस में मैं अपना संदेश आप तक पहुंचा दूं तो शायद ज्यादा सटीक रहेगा, आप आराम से समझ पाएंगे, आप उसे शायद एक बार उसके विषय में सोच सकें कि हाँ, इस पर अमल करना है या नहीं, आपके पास एक चॉइस रहेगी। लेकिन वहां तक आप पहुंच सके, उस स्तर तक पहुंच सके जहां आप हाँ या ना कहने की स्थिति में आ जाते हैं, वहां तक लाना कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारा एक भरोसा होता है, एक हमारा जिम्मेदारी होती है कि अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं तो जो भी हमारा संदेश है वो आप आराम से समझ सकें। अभी तक हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ स्तर को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसमें एक था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का अर्थ होता है हम बोलकर, अपनी चीज बातचीत करके, अपनी भाषा में अपना संदेश जाहिर करके सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकें, और इस तरह से पहुंचा सके कि आप आराम से समझ सकें। यदि आपको वो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप उस पर अपनी हामी भर सकते हैं, आप उससे सपोर्ट कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। अगर सही भाषा में कहो तो सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा आधिकारिक रूप से क्या सभी लोगों के लिए? अमूमन ऑफिशियली सांकेतिक भाषा होती है उन लोगों के लिए जो मूक बधिर श्रेणी में आते हैं, जो हमारी भाषा बोल या सुन नहीं सकते। उनको हम ना ही बोल सकेंगे ना ही सुन सकेंगे, तो उनको हम संकेतों की व्यवस्था के जरिए अपना संदेश दे सकते हैं कि अगर मुझे ए लिखना है तो शायद मैं ए का इशारा करूंगा, या एक अलग शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। हर एक चीज के कुछ साइन होते हैं, ये घड़ी का इशारा होगा, ऐसे कोई संदेश। लेकिन ये भाषा या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सिर्फ उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जो सुन नहीं सकते। अलबत्ता ये क्लास, ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए भी है जो बोल तो सकते हैं, लेकिन बोलने से ज्यादा और सटीक तरीके से अपना संदेश, अपना मैसेज या अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जो हम बोलकर कहते हैं वो खाली एक पक्ष है, लेकिन कुछ बातें जो हम बिना बोले कहते हैं, या जो हम अपने एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप तक पहुंचा सकते हैं, जो संदेश आपको दे सकते हैं, वो ज्यादा अहम होता है, उसकी रीच ज्यादा होती है। देखिए, बहुत ही सामान्य सा अंतर है, हमने शायद लास्ट टाइम कुछ डिफरेंशिएशन बताए भी थे कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन में रहते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ बोलकर ही अपना संदेश आगे प्रसारित कर सकते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ एक माध्यम है, हमारा कंठ, हमारा स्वर।
जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हम अपना संदेश दे सकते हैं। मेरे हाथ पैरों का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भाषाएं है, इनसे मैं अपना संदेश दे सकता हूँ। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं संदेश दे सकता हूँ। अपनी आंखों से भी आप संदेश दे सकते हैं। अगर आपके बहुत गहरे मित्र हैं तो और भी बॉडी के हमारे कौन कौन से पार्ट हैं जिससे हम संदेश दे सकते हैं, जिससे एक मैसेज आप आगे कन्वे कर सकते हैं, या जो आप बोल रहे हैं उसका ज्यादा प्रभाव पड़े, कभी कभी बिना बोले भी आपकी बातों का प्रभाव पड़े, है ना। उसके भी क्या क्या तकनीक होती हैं। जैसे सपोज करें आप क्लास में कुछ छात्र होते हैं, नहीं सुनते हैं, क्लास में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने घूर कर उन्हें देखना शुरू कर दिया, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आपने सिर्फ उनकी आंखों में आके देखकर घूरना शुरू कर दिया, तो एक संदेश आ रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं तब तक घूरता रहूं जब तक वो खुद ही शांत होकर, संयत होकर बैठ ना जाए, तो ये एक ज्यादा प्रभावपूर्ण संदेश जा सकता है। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल क्या किया, हमने बॉडी लैंग्वेज के एक अहम पार्ट का, आई गेजिंग, आंखों से घूरना, इस तरह के बॉडी पार्ट का एक इस्तेमाल किया। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम उन माध्यमों को जानते हैं, उन माध्यमों को समझते हैं जिससे हम ज्यादा प्रभावशाली तौर पर अपना संदेश आगे दे सकते हैं। यदि आप किसी रैली को संबोधित करने के लिए आए हैं और लोग आप ही के नारे का जयकारा लगा रहे हैं, जैसे आपने कभी देखा है ना, कोई बड़े नेता आते हैं तो लोग उनके नाम का जयकारा लगा रहे होते हैं, तो आप इंतजार करें, आप खाली हाथों से इशारा करें, उस समय आपने बोलना शुरू थोड़ी ना किया है, तो उस समय वर्बल नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग आपके बातों का समर्थन दें, कब आपने हाथ उठाया तो उनका क्या इशारा आ रहा है, कब आपने हाथ जोड़ दिया, या किस किस तरह से आप अपना संदेश अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए दे रहे हैं। आपने देखा है कोई नेता आता तो खाली हाथ हिलाते रहते हैं, उस समय उनका बोलना उतना सार्थक नहीं होगा, लोग उनका हिलता हुआ हाथ देखना चाहते हैं। तो कब जनता आपसे क्या चाहती है, आपका रिसीवर एक सेंडर के तौर पर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है, यदि आप उसे आराम से स्मेल कर सकते हैं, उसे आप गैस कर सकते हैं और उसकी वो इच्छा फलित कर सकते हैं, तो आप एक बेहतरीन सेंडर बन सकते हैं और आप अपने जनता तक या अपने ऑडियंस तक एक बेहतर संवाद कर सकते हैं। एक बार फिर, कम्युनिकेशन स्किल्स में हम संवाद के उन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं, जिनसे हम अपना संवाद, अपना संचार, अपना संदेश और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से भेज सकते हैं। इसका सार्थक तरीका क्या होगा, जब हम अपने संदेश से किसी को भी अपनी बात से सहमत कर सकें। कुछ लोग आते हैं ना, जिसे इसका अंतिम हम स्तर पे कहां पहुंच जाते हैं, हिप्नोटाइज या सम्मोहित कर देना। तो सम्मोहित करना एक तो तंत्र विद्या का सम्मोहन होता है जो त्राटक विद्या से आता है, एक सम्मोहित करना यानी आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतने अच्छे से अपनी बात करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर हो जाता है। जब एक शायद आपने एक शेर भी सुना होगा, जादू था या तिलिस्म था उसकी जबान में, वो झूठ बोल रहा था मुझे एतबार था। तो जब कोई आपकी बात से इतना सम्मोहित हो जाता है, ऐसा तिलिस्म आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बातचीत, आपकी आंखों, आपके बॉडी लैंग्वेज इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपके जो श्रोता है वो आपकी बातों से सहमत हुए बिना रह ही ना सकें, तो वो सम्मोहित करने तक की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। वो कम्युनिकेशन स्किल्स की लास्ट स्टेज होती है। तो वहां तक तो नहीं, लेकिन कम से कम प्रभावशाली तरीके से हम जो भी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सपोर्ट से, मैं एक बार क्लियर कर दूं, सिर्फ एक नहीं कि हम सिर्फ बोलना जानते ही नहीं है, मूक बधिर के लिए ये हम संदेश सीखते हैं, ये भाषा ये हम सीखते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी आंखों से भी अपनी बात का समर्थन कर सकें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उन पार्ट्स का अध्ययन किया जाता है जिनका अध्ययन हम वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। अगर क्लास में तनाव का माहौल है, आप खाली स्माइल करिए, तो आपकी स्माइल जो असर करेगी वो आपके शब्द नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी तरह से कई बार मीटिंग्स को बोझिल से हटाने के लिए हमारे एक सेशन होता है आइस ब्रेकिंग सेशन, यानी कि आप सन्नाटा तोड़ने के लिए, कि सन्नाटा है, आपको सन्नाटा तोड़ना है। आप कोई गजल गुनगुना सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप चुटकुला छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी एक ऐसा तुर्रा छोड़ सकते हैं हमारी भाषा में, जिससे कि सन्नाटा टूट जाए, जिससे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए और फाइनली जो बात आप कहेंगे उसका प्रभाव कहीं ज्यादा होगा बनस्पत उन लोगों के जो सिर्फ अपनी रटी रटाई स्पीच या फिर पढ़कर बोलने वाले हैं। तो आपका काम है कम्युनिकेशन स्किल्स की इन थेरेपीज का इस्तेमाल करते हुए अपने संदेश को सबसे बेहतरीन तरीके से सामने रखना। तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, आज हम सीख रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास थेरेपीज क्या होती हैं, यानी कि हम किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से वो हथियार हैं जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शातिर कर सकते हैं, वो हम एक एक करके सीखेंगे। अभी तक हम वर्बल कम्युनिकेशन में क्या सीख सकते हैं, हमारी टोन,
हमारे बोलने की स्पीड, हमारा वॉल्यूम कंट्रोल, ये सब हमारी स्पीच को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। अगर हम इन सब पे महारत हासिल करते हैं तो अगर हम कहीं जगह कुछ खड़े होकर बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से हमारा प्रभाव बनस्पत थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। ठीक इस तरह जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ एक एड ऑन वेपन के तौर पे रखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा पहला इक्विपमेंट क्या है, पहला टूल क्या है? दैट विल बी अवर फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे के वो भाव जो आपकी बात का समर्थन करते हैं या आपकी बात को नकारते हैं, जो भी उस समय प्रभावशाली चाहिए होता है। यदि मैं आपको डांट रहा हूं और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है तो क्या मेरी बात का प्रभाव पड़ेगा? संभवतः नहीं। तो यानी जब हम डांट रहे हैं तो हमारे चेहरे पे गुस्सा आना चाहिए। अगर आपने थिएटर की कभी क्लास अटेंड की हो तो थिएटर में क्या सिखाते हैं कि जिस समय आपके को गुस्से वाली एक्टिंग करनी है उस समय ऊपर की तरफ से आपके चेहरे पे लाल रोशनी फेंकी जाती है, यानी आपके चेहरे को हल्का सा रेडिश कर दिया जाता है रोशनी के जरिए। वो थिएटर के प्रभाव में आपको कभी पढ़ाया जाएगा तो उसका असर क्या होता है कि उस समय आप ज्यादा तनावपूर्ण लगते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, जब आप किसी को डांट रहे हैं तो आपको गुस्से पे वो जो चेहरे पे जाहिर है वैसे नजर भी आना चाहिए, है ना? तो जैसा आप दिखाना चाह रहे हैं आपके एक्सप्रेशन उसको सपोर्ट करने चाहिए। अगर आप किसी से बहुत ही मीठी बातें कर रहे हैं, किसी बच्चे को पुचकार रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो आपके चेहरे पे वो स्माइल, वो क्यूटनेस आनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा, शायद पिछली बार हमारी बातचीत में हमारा बात हुआ था कि बच्चे अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का लगभग 100% तक इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बच्चा जब खिलखिलाता है तो किस तरह से हंसता है? वो 100% हंसता है। हम लोग जब हंसते हैं तो हमारे 3 स्टेज होते हैं। हम इतना से स्माइल करते हैं, फिर जरा से हमारे दांत दिखते हैं, गम्स नहीं दिखने चाहिए, हम थोड़ी सी ज्यादा स्माइल करते हैं। हमने उसके लेवल्स सेट किए हुए हैं। वो कुछ फेक लगती है, हो सकता है कुछ लोगों को अलग, वो ट्रेनिंग ही उसकी अलग रहती है। लेकिन जब बच्चा हंसता है तो क्या वो ऐसी कोई टेक्निक यूज करता है? ही जस्ट वो 100% हंसता है, खिलखिलाहट कर हंसते हंसते गिर पड़ेगा। मतलब अगर वो रो रहा है तो वो हल्का सा रो के नहीं चुप होगा, वो चुपके से आंसू नहीं पाएगा, वो 100% रोएगा, पूरे भैंकड़े पूर कर जमीन पे लेट कर। क्यों? वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का 100% इस्तेमाल करना जानता है। संभवतः इसलिए कि तब तक हमने उसे दूषित नहीं किया है, उसकी भावनाओं को, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को हमने दूषित ही नहीं किया, उसे जरा सा प्रदूषित नहीं हुआ है। तो इसलिए वो 100% बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी बात रखता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बच्चे के साथ रहते हैं तो आपके जितने भी नेगेटिव ऑर्गन्स हैं, नेगेटिव जो आपकी नेगेटिविटी आपकी पर्सनैलिटी की, वो पूरी तरह धुल जाती है, पहुंच जाती है। क्यों? वो बच्चा उससे सबको खींच लेता है। ठीक इस तरह से ये वो किस लिए कि वो अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। वो भी तब, खासतौर पर अगर आपने ध्यान दिया हो, 8-9 महीने तक का बच्चा बोलना ही नहीं जानता है, लेकिन क्या वो अपनी बात नहीं समझा सकता? कब उसे कौन से रंग की ड्रेस पहननी है, कब पानी पीना है, कब दूध पीना है, कब चॉकलेट खानी है, दूध नहीं पीना है, सब कुछ आपको अपने एक्सप्रेशन से तो समझा रहा है और 100% समझा पा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप भी आराम से समझ पा रहे हैं। उसकी तुतलाहट, जब वो ढंग से बोलना नहीं जानता तब उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि हम लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है। शायद मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ था कि आप जीवन भर यदि विद्यार्थी बने रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक छोटा सा इनोसेंट बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आपकी जरा चुटकी बजाने पे जितनी तरह से स्माइल करेगा, जितनी बुरी तरह से खिलखिला के हंसेगा, आप चाहकर भी नहीं हंस सकते, बड़े से बड़े जोक पर नहीं हंस सकते। तो ये चीज आपको छात्रों से, एक छोटे से बच्चे से, एक इनोसेंट बच्चे से सीखने की जरूरत है। तो हम क्या सीखेंगे? फेशियल एक्सप्रेशंस। अब फेशियल एक्सप्रेशन बेसिकली किस लिए? हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो सपोर्ट करने के लिए हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस हमारे को क्या क्या सपोर्ट करते हैं। आपकी एक जरा सी स्माइल, या आपका गुस्सा, या आपने खाली दांत भींच कर किसी को देखा, आपने सुना होगा ना, दांत गुस्से में दांत जबड़े भींच रहा था, ये सब, ये तो जब हम एक्सट्रीम इमोशंस में होते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट करते हैं, यानी हमारा शरीर ना चाहते हुए भी वो एक्सप्रेशन देने लगता है। लेकिन अगर हम, गुस्सा है नहीं लेकिन हम एक्टिंग कर रहे हैं कि तुम इस समय चुप हो जाओ, तो उस समय यदि आप दांत भींच कर अपने पूरे एक्सप्रेशन, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ यही बात कहेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी। तो वो संशय की स्थिति को हटाने के लिए हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा स्ट्रांगली इंपोज करते हैं अपने डायलॉग्स में, और इसीलिए उनका प्रभाव कहीं ज्यादा पड़ता है। दूसरे नंबर पड़ता है हमारा गेस्चर्स। जैसे कि यदि आप किसी बात से सहमत हैं, अभी थंब अप क्या है? ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं आपने अच्छा किया, लेकिन जब मैं कह रहा हूं अच्छा किया तो अपने आप ही हमारे थम्स ऊपर आ रहे हैं, या रुको का जो इशारा होता है, या बहुत सारी चीजों में कि तुम अपना ख्याल नहीं कर रहे हो,
तो ये जो हमारे कुछ गेस्चर्स होते हैं, यदि इसी बात को मैं नॉर्मल कहूँ, तुम अपना ख्याल नहीं कर रहे हो, तो शायद वो उतना असरदार ना रहे। अपनी बातचीत का और ज्यादा प्रभाव डालने के लिए हम अपने बॉडी के गेस्चर्स का और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं? जिस जिस बॉडी पोस्चर को आपको लगता है कि आपकी बात और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कही जा सकती है, उसके लिए हम अपने बॉडी पोस्चर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हाथ हिलाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई बार इतने स्ट्रांग होते हैं कि कई जगह यूएस वगैरह में या ब्रिटेन में कोर्ट रूम के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की लिमिट्स तय कर दी गई हैं। आपका कि कोर्ट रूम एक ऐसी जगह होती है जहां आपकी बातचीत का असर जिंदगी और मौत के बराबर होता है, यानी कि अंतिम सत्य के बराबर होता है। तो ऐसे में आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल्स के जरिए किसी तथ्य को प्रभावित ना कर सकें, इसलिए इसकी लिमिट्स तक तय कर दी गई है ना। तो ऐसे में आप अपने गेस्चर्स के साथ साथ कि आप समझाते समझाते कि रोने लग जाए, तो ऑब्वियसली सामने वाले पे कुछ और ही असर होगा। ये वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको कितना ज्यादा प्रभावशाली बना देगा आप समझ सकते हैं। और इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम धीरे धीरे इस चैप्टर में सीख रहे हैं। तो गेस्चर्स हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस था, जिसके जरिए हम अपनी बात और ज्यादा तर्कपूर्ण ढंग से और ज्यादा कन्विंसिंग लहजे में कर सकते हैं। एक तीसरा हमारा तथ्य रहेगा पैरालिंग्विस्टिक। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अकेले कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ हम अपनी बातचीत को, अपने तर्कों को और ज्यादा समर्थन देने के लिए अपने टोन, अपने वॉल्यूम, अपने ब्रेक, अपने पॉज का और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप रुक जाओ, तो यहां अब के बाद जो मैंने हल्का सा पॉज किया है, इसका अर्थ क्या था कि अब मैं आपको एक पॉज देने का समय दे रहा हूं और अब का अर्थ और ज्यादा व्यापक पड़े। तो कब हम किस चीज के साथ अपनी आईब्रोज का एक्सप्रेशन यूज करना है, कब हमें पॉज का इस्तेमाल करना है, कब हमें साइलेंस का इस्तेमाल करना है, ये सारे तर्क आपके कम्युनिकेशन को और ज्यादा तर्कशील और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में काम आते हैं। पैरालिंग्विस्टिक जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ ही चलते हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन के बिना नहीं चल सकते। पैरालिंग्विस्टिक मतलब जो हम बोल रहे हैं, बोलने के शब्दों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इस तरह के शब्दों, स्पेस, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, इन सब का सही सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, उसका प्रयास करते हैं। एक तीसरा और बहुत ही कॉमन चीज होती है कि बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स। अब ये बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स क्या होता है? कब हम कौन सा भाव अगर आपको दिखा रहे हैं, यदि आप मुझसे सहमत नहीं है, आप हाथ बांधकर इस तरफ खड़े हो जाएं, उधर देखने लगे, तो जो भी कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संभवतः मैं पहले ही समझ जाऊंगा कि आप पर उसका प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। आपने ऐसा बॉडी पोस्चर बना लिया, आपने ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखानी शुरू कर दी है कि मुझे आप एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिग्नल दे रहे हैं कि मैं आपकी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं हूं, जो भी आप मुझे बताना चाह रहे हैं। यदि आप मुझे बहुत ही गंभीरता से कि आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और मैं अपना मोबाइल निकालकर उस पर कुछ व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दूं, जोक्स पे हंसना शुरू कर दूं, जो मैं मोबाइल पे देख रहा हूं, तो जो भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या उसका कुछ प्रभाव रहेगा? ये मैंने आपको मना नहीं किया कि आप अपनी बात मत करिए, ऐसा मैंने आपको बोलकर नहीं कहा है, लेकिन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं कि आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कोई रुचि नहीं है आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये संदेश मैं आपको कैसे दे रहा हूं? अगेन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है कि जब मैं आपकी बात का प्रभाव खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं कहीं और व्यस्त होने का नाटक कर सकता हूं। यदि आप मुझे कुछ बताना चाहें, मैं अपना राम नाम शुरू कर दूं या अपने मोबाइल पे देखना शुरू कर दूं, किसी और को उसी समय कॉल कर दूं, तो ठीक ठीक इस बात का एक संदेश है कि मैं आपकी बात का हनन कर रहा हूं, आपका सम्मान नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं समझता कि आप इस लायक हैं। मैं हाथ बांधकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता हूं, उस साइड फेस कर लेता हूं, जिसे बोलते हैं साइड प्रोफाइल। तो ये सारे तरीके किस लिए होते हैं कि आपकी बात को खत्म करने के लिए, आपकी बात का प्रभाव खत्म करने का मेरा बैरियर होगा, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म आप इसे समझ सकते हैं कि आपकी, जैसे मैं चाहता हूं कि आप कन्विंस हो जाएं, आप मुझे अपने डिफेंस मैकेनिज्म में अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपकी कोई रुचि नहीं है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये संदेश आप कैसे दे रहे हैं? आप अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए मुझको संदेश देने का प्रयास कर सकते हैं। एक जिसका हमने अभी जिक्र भी किया था, आई गेज।
कभी कभी हम बहुत सारी बातें अपनी आंखों से कह जाते हैं। जैसे एक आपने शब्द सुना होगा, आंखें झूठ नहीं बोलती। अभी आंखें झूठ बोलने का इसमें क्या राज है? आंखें या तो देखती हैं, आंखों का एक ही फंक्शनिंग है, बस देखना, और क्या होता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में आंखें झूठ नहीं बोलती। ये आप आंखों से क्या बोल सकते हैं? यदि आप आंखों की भाषा नहीं भी पढ़ना जानते हैं तो भी यदि कोई आपको बातें करते करते समझाते समझाते रोने लग जाए तो क्या आप पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मनुष्य है, प्रभाव तो पड़ना जाहिर है, लाजमी है। तो ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्यों आपकी आंखों ने वो बात ज्यादा मर्म स्पर्शी तरीके से कह दी है जो शायद आपके जबान नहीं कह पाती, आपके वर्ड्स में उतनी लिमिट नहीं थी। आपकी आंखें ज्यादा अच्छा बेहतर कह पा रही हैं। आपकी आंखें हंस सकती हैं, रो सकती हैं, दुआएं मांग सकती हैं, नजर झुक सकती हैं, नजर फेर ले सकती हैं। तो ये नजरों की जो भाषा है ये बॉडी लैंग्वेज का एक एसेंशियल और संभवतः सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे व्यापक प्रभाव रखने वाली भाषा का सिग्निफिकेंट होता है। यानी कब आप बोल रहे हैं कि मैं आपको, जो भी आपका टॉपिक है, कि मैं आपसे सच में कुछ पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपकी आंखों में अनुनय विनय यदि दिखना शुरू हो गया तो संभवतः सामने वाले के लिए इनकार करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो वो कठिन, वो आपके लफ्जों को, आपके लिखी हुई एप्लीकेशन को नहीं कर रहे हैं, वो आपकी आंखों को मना नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि किसी किसी की आंखों में देखकर बात करना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो आंखों की प्रभाव इतनी व्यापकता हो जाती है। जैसे कुछ एक स्वामी या कुछ बड़े लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखों में जो देखता है वो तो वैसे ही सम्मोहित हो जाता है। अगर आपने आचार्य रजनीश ओशो के बारे में सुना हो कि जो भी उनके समक्ष आता था वो उनकी आंखों में एक बार देख ले तो बिना उनसे प्रभावित हुए, बिना उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उनका प्रभाव, उनके ऑब्वियसली दार्शनिक फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्हें फिलॉसफी का बहुत शानदार ज्ञान था। तो इसीलिए कुछ लोगों की आंखों की व्यापकता, आंखों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उनकी शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभाव उनकी आंखों का होता है। तो यदि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी आईज का सही सही बैलेंस करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपने कई बार एक हल्के मोड में सुना भी होगा, लड़कियों के तो आंसू बस आंखों पे रहते हैं, कभी भी रो सकती हैं। तो ऐसा नहीं हो जाता, संवेदनशील होती है। पुरुष इस यात्रा में बहुत पीछे रह गए हैं, स्त्रियां कहीं आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए संवेदनशीलता उनकी अभी भी बनी हुई है, जो हम लोग शायद बहुत पहले कहीं भूल बिसराए हैं। तो ये जो आंखों की जुबान है, इसमें संभवतः इसी कारण महिलाएं थोड़ी ज्यादा माहिर होती हैं, क्योंकि वो अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे छोटे बच्चे, वो अपनी आंखों से ही स्माइल भी कर सकते हैं, आंखों से रो सकते हैं, आंखों से क्रोधित हो सकते हैं, आंखों से आपको बता सकते हैं कि आप मेरी सूरत से हट जाइए, आपको देखते हुए रोना शुरू कर देंगे और आपको सच में हटना पड़ेगा। उस बच्चे की आंखों को आप क्या समझाएंगे? आप किसी जो समझ सकता है आपकी जबान हुई तो समझा सकते हैं। तो आई कांटेक्ट या आई गेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सीरीज में। हैप्टिक्स यानी टच। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी को गर्माहट दिखाने का, किसी को गुस्सा दिखाने का, किसी को क्रोधित करने का, या क्रोध दिलाने का, या क्रोधित होने का एक बहुत ही सामान्य सा तरीका है। यदि मैं कह रहा हूं आप मेरी नजरों से हट जाइए, आप नहीं हट रहे हैं, अगर मैं जोर से धक्का मार के ये बात कहूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय मेरी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है बनस्बत मेरे शब्दों के। तो जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि आप उसे सुन पा रहे हैं तो और असर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव है। ठीक ऐसे यदि मैंने खाली 4 फिंगर्स, जो हम कहते हैं कि शेक हैंड में 4 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, पूरे हाथों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म जोशी से हाथ मिलाना, यानी कि जो आपकी दोस्ती की, आपकी भावनाओं की, आपके रिश्तों की जो गर्माहट है, यदि आप अपने फिस्ट में इस्तेमाल करके हाथ मिला सकते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही इंपैक्ट डालेगी। सिर्फ आपका हाथ मिलाना याद रह जाएगा बहुत अरसे तक, इन स्पाइट ऑफ कि उस समय आपने क्या कहा। तो आपकी गर्म जोशी से हाथ मिलाना, सिर्फ 4 फिंगर से एक फॉर्मल सा शेक हैंड करना, या गले कस के मिलना, गले मिलके कितनी देर तक आप पकड़े रहते हैं, यानी जो आपकी नॉर्मल आपका टच थेरेपी जो होती है, यानी टच को आप कितनी, आप उससे गुस्सा दिखा रहे हैं, आप खाली एग्रेशन दिखा रहे हैं, आप पूरे बॉडी को तान कर खड़े हैं, यानी आप गुस्सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं, आप कस के गले मिल रहे हैं, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें आप कितने प्रतिशत अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, हैप्टिक्स में आएगा। और इसके जरिए एक बार फिर बिना कुछ कहे, बिना एक भी लफ्ज का सहारा लिए, आप अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा गर्माहट दे सकते हैं, अपने गुस्से को भी, अपने इमोशंस को भी, अपनी आर्द्रता को भी, यानी अपने सभी भावों को, जितने भी रस होते हैं, लगभग उन सभी रसों में पारंगत दिखा सकते हैं सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। तो ये वाला चैप्टर है, यानी किस तरह से आप अपनी बातचीत को और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रह सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हैप्टिक्स मॉड्यूल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होगा कि आप किस तरह कपड़े पहने हैं, आपका
चयन क्या है कपड़ों का, किस समय आपने फॉर्मल पहना है, आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, यदि आप महिला हैं तो आपने किस तरह के रंगों का चयन किया है, आपने अपने बाल सलीके से रखे हैं, यानी आपका जो पहनने का कपड़ों का सलीका है वो आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। देखिए हमेशा कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ सकता है? पहला आप अपने बारे में सारा बताना शुरू करेंगे, उससे पहले जब आपने देखा सामने से कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप सबसे पहले क्या जज करेंगे? उसके कपड़े कैसे हैं, धुले हुए हैं, साफ हैं, शालीन हैं, भड़कीले हैं, चमकीले हैं, ऑफिशियल वियर्स हैं, सांस्कृतिक परिधान पहने हुए हैं। उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से आप लगभग उसके व्यक्तित्व का आकलन कर पाते हैं। कौन कितना सुलझा हुआ व्यक्तित्व का है, कौन कितना सादगी भरा है, कौन कितना चमकीला है, भड़कीला है, किसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जो अपीयरेंस है ये आपकी बॉडी को लगभग रिप्रेजेंट करती है, कई ज्यादा मायनों में जितना आप खुद को बोल के कर सकते हैं, है ना। आपने कौन सी वॉच पहनी है, आपने कितने ज्यादा अपने ताबीज वगैरह पहने हैं, गले में आपने क्या पहना है, आपका श्रृंगार, आपके बाल कितने बने हुए हैं, आपने शेविंग की है, ये सब आपके अपीयरेंस का पार्ट होता है। जरूरी नहीं कि आपने बहुत महंगा ब्रांड पहना हो, लेकिन आपके कपड़े साफ, धुले हुए, प्रेस किए हुए, सही से पहने हुए यदि आपने कपड़े पहने हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग ही डायमेंशन सामने आता है। ऑन द अदर हैंड यदि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप टी शर्ट में, वॉच पहने हुए, ब्रांडेड कुछ ब्रासलेट वगैरह कुछ पहने हुए, कुछ ऐसे अपने कपड़े, अतरंगी कपड़े परिधानों में, बालों को स्काइप किए वगैरह आप आते हैं, तो सामने जब तक आप इंटरव्यू शुरू होगा संभवतः उससे पहले आप रिजेक्ट हो चुके होंगे, या साक्षात्कारकर्ता पहले ही ये मन बना लेंगे कि इस व्यक्ति का चयन नहीं करना है क्योंकि ये साक्षात्कार के मूड में नहीं आया है। तो किस लिए? अभी नहीं कि उन्होंने आते को बदतमीजी की या शायद उनकी क्वालिफिकेशन कम है, ऐसा इंप्रेशन क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनके कपड़े उनके साक्षात्कार में उपस्थित होने की गवाही नहीं दे रहे हैं। तो जब आप कोई आते हैं, किस उद्देश्य से आप आए हैं? आप किसी से मिलने आए हैं, आप साक्षात करने आए हैं, आप किसी को डांटने डपटने आए हैं, आप किसी के साथ बस कुछ मस्ती के पल बिताने के लिए मित्रों के साथ आए हैं, उस समय आपके कपड़ों का चयन और कपड़ों को पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व के लगभग सारे पक्षों को दिखा सकता है, जब तक कि आप जानबूझ के उसे छिपाना ही नहीं चाहें। यदि आप किसी को जॉब करने में रुचि नहीं रखते हैं और आप जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के आए हैं जिससे कि आपके व्यक्तित्व का नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो वो आप जानबूझ के अपनी पर्सनैलिटी को छुपा रहे हैं। आमतौर पर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आपके कपड़ों से लगभग प्रतिबिंबित हो जाती है। तो किस तरह होती है ये डिसाइड आप करते हैं, उसका तरीका आप ही जानते हैं और आप ही उस पर लगभग प्रयास करते हैं। तो ये आपका अपीयरेंस वाला पार्ट है जिससे आपके व्यक्तित्व का वो पक्ष सामने आता है जो आप दिखाना चाहते हैं। और यदि आप इनके छात्र हैं, अगर आप इसके विषय में थोड़ा जानकर रखते हैं, तो आप सही तरीके से यदि कपड़े पहने तो वो आपके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक पक्ष सामने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। अब एक पक्ष और आता है। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के व्यावहारिक पक्ष का। व्यावहारिक पक्ष यानी कि जब आप कहीं अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं प्रतिनिधित्व करने ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ पक्ष होते हैं जब आप ऐसा नहीं प्रयास करते हैं, जैसे आप अपने मम्मी पापा के सामने, अपने अभिभावकों के सामने लगभग उतने ही सरल और उतने ही सहज होते हैं जितने कि इन्होंने जन्म से आपको देखा है। तो उनके सामने आप किसी भी तरह का अभिनय नहीं कर सकते, और यदि आप अभिनय करेंगे तो संभवतः बहुत ही जल्दी सामने आ जाएंगे कि इन्होंने आपको इतने से इतना बड़े होते हुए देखा है। तो घर पे आप किस तरह से व्यवहार करते हैं और किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए घर पर और ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट होम। देखिए जैसे कि सपोज करें मैंने आपको बुलाया कि आप 5 बजे मेरे पास पहुंच जाएं, आप सही 4:55 में मेरे दरवाजे पे आ चुके हैं। तो इसका आप असर क्या हुआ, यानी कि आपने अभी कुछ बोला नहीं है, ना ही आपने मुझे कुछ संदेश दिया है, लेकिन आपकी इस बिल्कुल तत्परता से मुझे पता चल गया कि आप भी वहां जाने में मेरे साथ उतने ही तत्पर हैं। तो यह संदेश आपने कैसे दिया? अपनी टाइमिंग के जरिए। तो जब आप बिल्कुल जैसे कि अगर आप जा रहे हैं और जाते हुए आप किसी घर गए, आपने उनके बच्चे को गोद में उठाया, बहुत प्यार किया, तो इससे आपने क्या संदेश दिया कि आप उनके साथ आत्मीयता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वो पार्ट हैं जो आप घरों पे दिखा सकते हैं, जिसमें ऑफिशियल या कार्यालय वातावरण इन्वॉल्व नहीं है। ये आप अपने नजरिए, अपने व्यक्तित्व या अपनी हरकतों से अपने व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाएं, घड़ी की तरफ देखना बंद कर दें, आप लीन हो जाएं, यानी कि आप उनकी बात सुनने में तत्परता दिखाएं। तो वो दिखाता है कि आप सच में उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, या आप अपनी हरकतों से, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो कर रहे हैं।
जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है कि जब कभी आप गुस्सा होते हैं, आप क्रोधित होते हैं, तो आप गुस्से में किस तरह से दर्शाएंगे कि आप गुस्सा हैं। एक होता है कि आपने घूंसा तान लिया, आपके चेहरे पे सारे नसें तन गई, मसल्स आपने अट्रैक्ट कर लिया और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल मुंह तोड़ दूंगा वाले अंदाज में अगर आप आ चुके हैं, तो ये कैसे आ रहा है? आपने एक बार फिर अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने गुस्से का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है कि कहीं भी आप कार्यस्थल कहीं भी कर सकते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना कुछ कहे, लेकिन आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी मन की स्थिति, मनोदशा जो है, वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए लोगों पे जाहिर कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अभी थोड़ा और बाकी है, उसे हम और आगे के एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के चैप्टर्स आपको कैसे लग रहे हैं? आपका यदि कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।